नमस्कार मित्रों। आज का हमारा विषय है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर हिस्ट्री, राजस्थान का इतिहास, मेवाड़ और दिल्ली सल्तनत पार्ट सेकंड। इससे पहले हमने मेवाड़ और दिल्ली सल्तनत के पार्ट फर्स्ट में उन प्रमुख प्रमुख शासकों के बारे में पढ़ा था जिनका दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध रहा है, संघर्ष रहा है। और उस फर्स्ट पार्ट में भी मैंने आपको बताया था कि परीक्षा में इस टॉपिक से प्रश्न आता है वो प्रमुखतया संघर्ष से संबंधित आता है कि कौन से मेवाड़ शासक का कौन से मुगल बादशाह के साथ कौन से स्थान पर कब कौन सा संघर्ष हुआ और किस बात को लेकर हुआ। दूसरी बात मैंने फर्स्ट पार्ट में ही आपको बताई थी, जो चीज़ हमें याद रखनी है वो यही थी कि कौन से मेवाड़ शासक के समय दिल्ली के सिंहासन पर कौन से शासक का शासन था। उसी क्रम में मैंने लास्ट में उस पार्ट फर्स्ट में आपको ये भी बताया था कि नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें हमारे प्रमुख शासक जो बच रहे हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो उसी क्रम में आज हम सेकंड पार्ट में चर्चा करते हैं कि मेवाड़ के और कौन से शासक रहे हैं जिनका दिल्ली सल्तनत के साथ बहुत लंबा संघर्ष रहा और कई युद्ध उनके साथ लड़े गए। तो सबसे पहले हम देखते हैं महाराणा सांगा। इससे पहले हमने 6 शासक कंप्लीट कर चुके हैं मेवाड़ के, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि 6 शासकों का कौन से दिल्ली सल्तनत के शासक के साथ क्या संघर्ष रहा था। तो उसी क्रम में आज हमारे 7वें शासक हैं महाराणा सांगा। तो सबसे पहले देखते हैं, इनके पिता का नाम था रायमल और इनकी माता का नाम था रतन कुंवर। 16वीं शताब्दी का एकमात्र अंतिम हिंदू राजा जिसके सेनापतित्व में राजपूताना के शासक विदेशियों को भारत से निकालने के लिए एकत्रित हुए, इसीलिए इनको एक उपाधि दी गई हिंदूपत। तो ये पॉइंट इसलिए मैं आपको बताना चाहता था क्योंकि महाराणा सांगा के आगे नोट्स में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से इन्होंने सभी राजस्थान के राजपूताना के, और न केवल राजपूताना के बल्कि राजपूताना के बाहर जो राजपूत शासक थे उनका भी विदेशियों के साथ लड़ाई लड़ने के लिए आह्वान किया, ताकि एक साथ लड़कर के उनको भारत से, हिंदुस्तान से खदेड़ा जा सके। इसीलिए इनको हिंदूपत के नाम से भी पहचाना जाता है। और याद रखना है, यहाँ से यही प्रश्न बन सकता है कि मेवाड़ के कौन से एकमात्र शासक या अंतिम हिंदू राजा हुए हैं जिनके सेनापतित्व में सभी राजपूत शासकों ने एक साथ लड़ाई लड़ी ताकि भारत से विदेशियों को निकाला जा सके। तो भी हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा राणा सांगा। नेक्स्ट पॉइंट है राणा सांगा व दिल्ली सल्तनत, और यही हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चीज़ है, जो पॉइंट है वो हमें याद रखना है। तो राणा सांगा का हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत के साथ क्या क्या संघर्ष हुआ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं खातौली का युद्ध। राणा सांगा के समय दिल्ली सल्तनत पर सिकंदर लोदी का शासन था। तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में भी बताया था कि हमें यह भी याद रखना है कि कौन से मेवाड़ शासक के समय दिल्ली सल्तनत पर कौन से शासक का शासन था। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि जब राणा सांगा सिंहासन पर बैठते हैं, उनका राज्याभिषेक होता है, तो दिल्ली पर किसका शासन था? सिकंदर लोदी का। 22 नवंबर 1517 को इब्राहिम लोदी दिल्ली का शासक बना। और इब्राहिम लोदी की हम बात करें तो दिल्ली का शासक कब बना? 22 नवंबर 1517 को। इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य 517 में खातौली का युद्ध हुआ, जिसकी मैं आपसे चर्चा कर रहा था। पॉइंट भी हमारा यही है, खातौली का युद्ध। तो दूसरी बात जो हमें याद रखनी है वो यही है कि खातौली का जो युद्ध है वो किस किस के बीच लड़ा गया। तो पहला पॉइंट है इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य ये युद्ध लड़ा गया। कब लड़ा गया? 1517 ईस्वी में लड़ा गया। और इस युद्ध का क्या नाम है? खातौली का युद्ध। क्यों? क्योंकि खातौली नामक जगह पर यह युद्ध हुआ था, इसीलिए इस युद्ध का नाम रखा गया खातौली का युद्ध। खातौली नामक जगह की हम बात करें तो वर्तमान में बूंदी जिले में है, और इस युद्ध में राणा सांगा की विजय हुई। तो तीनों चारों बातों को मैंने एक ही पॉइंट में रख लिया है, किस किस के बीच ये लड़ा गया, कब लड़ा गया, कौन से स्थान पर लड़ा गया और जीत किसकी हुई। वर्तमान की हम बात करते हैं तो ये बूंदी जिले में है, और उस समय ये कोटा जिले के अंतर्गत आता था। नेक्स्ट हमारा जो युद्ध है वो है बाड़ी धौलपुर का युद्ध, 1519। तो 1517 में खातौली का युद्ध होता है और उसके 2 साल बाद बाड़ी धौलपुर का युद्ध होता है 1519 में। और ये युद्ध भी किस किस के बीच में लड़ा जाता है? इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य। इस युद्ध के कारण की हम बात करें तो इब्राहिम लोदी खातौली का हार का बदला लेने के लिए
मियाँ हुसैन फार्मूली और मियाँ मखान के नेतृत्व में वापस राणा सांगा के ऊपर आक्रमण करता है। तो ऊपर हमने पढ़ा कि 1517 में खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार होती है और इब्राहिम लोदी इसी हार का बदला लेने के लिए 1519 में पुनः आक्रमण करता है। और कौन सी जगह पर युद्ध होता है, तो बाड़ी धौलपुर में ये युद्ध होता है 1519 में। इस युद्ध में सांगा की तरफ से हम बात करें, ऊपर हमने पढ़ा है इब्राहिम लोदी की तरफ से कौन कौन नेतृत्व कर रहे थे सेना का, दोनों नाम हमें याद रखना है, मियाँ हुसैन फार्मूली और मियाँ मखान। सांगा की तरफ से बात करें तो सांगा की तरफ से माणिक चंद चौहान, चंद्रभान चौहान, रतन सिंह चूड़ावत आदि प्रमुख सेनापतियों के नेतृत्व में बाड़ी धौलपुर का युद्ध लड़ा गया। जीत की हम बात करते हैं तो राणा सांगा की, तो पुनः दोबारा जो युद्ध हुआ था धौलपुर में, उसमें भी वापस राणा सांगा की ही विजय होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, बाबर ने इस युद्ध में मेवाड़ की जीत का जिक्र अपनी पुस्तक बाबरनामा में भी किया है। और जीत का केवल अन्य इतिहासकारों ने ही नहीं बल्कि जो मुग़ल बादशाह रहे हैं बाबर, उन्होंने अपनी जो पुस्तक है बाबरनामा, उसमें भी ये लिखा है कि बाड़ी धौलपुर के युद्ध में राणा सांगा की विजय हुई थी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि राणा सांगा के समय 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य पानीपत का युद्ध हुआ। लोदी को पराजित करके बाबर दिल्ली का शासक बना। तो ऊपर हमने देखा था कि जब राणा सांगा का राज्याभिषेक हुआ, जब राणा सांगा मेवाड़ के शासक बने, तो उस समय इब्राहिम लोदी दिल्ली के शासक थे। लेकिन उसी समय दूसरे शासक बनते हैं दिल्ली के, उनका नाम था जो मुग़ल बादशाह थे बाबर। क्यों? क्योंकि इब्राहिम लोदी 2 बार हारने के बाद वापस जब लौटते हैं तो उनका जो आगे हम पढ़ेंगे, उन्हीं के एक चहेते रिश्तेदार नज़दीकी आदमी ने बाबर को आमंत्रित किया था और राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य 1526 में पानीपत का युद्ध होता है, जिसमें भी इब्राहिम लोदी की हार होती है। और इब्राहिम लोदी की हार के साथ ही दिल्ली पर मुग़ल शासक बाबर का अधिकार हो जाता है। तो ये मैंने इसीलिए रखा है क्योंकि आपको ये पता चल सके कि राणा सांगा के समय बाबर जब दिल्ली का शासक बना तो किसको हरा के वो शासक बनता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, इब्राहिम लोदी के चाचा दौलत खां के बुलाने पर बाबर काबुल से भारत आया था। तो ऊपर वाले पॉइंट में मैंने कहा था कि इनके ही नज़दीकी आदमी ने बाबर को आमंत्रित किया था। तो किसने आमंत्रित किया था? तो दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी के चाचा दौलत खां के बुलाने पर बाबर काबुल से भारत आया था। तो ये नाम भी आपको याद रखना है कि किसके बुलाने पर बाबर काबुल से भारत आया था। तो इब्राहिम लोदी दौलत खां के चाचा के बुलाने पर। नेक्स्ट युद्ध होता है बयाना का युद्ध। 16 फरवरी 1527 को ये युद्ध होता है। पानीपत के युद्ध से दिल्ली लौट रहे बाबर के सैनिकों पर बयाना नामक स्थान पर सांगा के सैनिकों ने आक्रमण कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर हमने पढ़ा था कि पानीपत का जो युद्ध है वो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। तो जैसे ही पानीपत के युद्ध से बाबर के जो सैनिक हैं वो पैदल बयाना होते हुए लौट रहे थे, जो भरतपुर ज़िले में पड़ता है, तो वहाँ पर राणा सांगा के जो सैनिक हैं उन्होंने बाबर के सैनिकों पर आक्रमण कर दिया। और अचानक हुए इस आक्रमण में जो मुग़ल सैनिक हैं वो भाग खड़े होते हैं और सांगा के सैनिकों की विजय होती है। तो इस अचानक हुए आक्रमण से जो बाबर है वो काफ़ी नाराज़ होते हैं और इसी वजह से वो राणा सांगा के ऊपर क्रोधित होते हुए कई बार उन पर आक्रमण करने का विचार करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कारण को बताने के लिए ही इस पॉइंट को शामिल किया है कि बयाना का जो युद्ध है वो कैसे हुआ, क्यों लड़ा गया। तो ऊपर मैंने पॉइंट में बताया कि पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा करके जब बाबर की जो सेना है वो बयाना भरतपुर होते हुए वापस लौट रही थी, तो बीच में राणा सांगा के सैनिकों ने उन पर आक्रमण कर दिया। तो सेना जो थी वो इस आक्रमण के लिए तैयार भी नहीं थी और युद्ध में थोड़ी थकी हुई भी थी, इसीलिए वो वहाँ से, और जो सांगा के सैनिक थे वो संख्या में ज़्यादा भी थे, इसी चीज़ को देख करके और बाबर की जो सेना थी वहाँ से भाग खड़ी हुई और राणा सांगा के सैनिकों की जीत होती है। इसी के परिणाम स्वरूप 1527 में खानवा का युद्ध होता है और ये भारतीय इतिहास का एक प्रमुख युद्ध, न केवल राजस्थान के इतिहास का बल्कि भारत के इतिहास का एक प्रमुख युद्ध माना जाता है खानवा का युद्ध।
और इस युद्ध से रिलेटेड सारे पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि ऊपर जो जितने भी शासक हुए हैं, जितनी भी जो युद्ध हुए हैं, जितनी भी जो लड़ाइयाँ लड़ी गई है, उनको आपने देखा होगा एक या दो पॉइंट ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट थे, लेकिन खानवा का युद्ध हमें थोड़ा विस्तार से यहाँ पढ़ना है, क्योंकि सारे जो पॉइंट है इस युद्ध से रिलेटेड वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ये लड़ाई कब लड़ी गई। 17 मार्च 1527 को। किस किस के बीच में ये युद्ध लड़ा गया? तो राणा सांगा और बाबर के मध्य, जिसमें किसकी जीत होती है? बाबर की। तो इसीलिए मैंने बताया था कि भारतीय इतिहास का ये प्रमुख युद्ध माना जाता है जिसमें बाबर की जीत होती है। भारत में पहली बार तोप का प्रयोग, और इसी युद्ध में भारत में पहली बार तोप का प्रयोग किया जाता है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था ये युद्ध है, आपको प्रमुखता से याद करना है। इसमें सारे जो पॉइंट है वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ से यही प्रश्न बनता है कि कौन से युद्ध में पहली बार भारत में या हिंदुस्तान में तोप का प्रयोग किया गया? तो हमें याद रखना है खानवा का युद्ध, 17 मार्च 1527। सांगा ने खानवा के युद्ध से पूर्व प्राचीन राजपूत परंपरा पाती परवन के अनुसार प्रत्येक राजपूत शासक को अपनी ओर से युद्ध लड़ने के लिए आह्वान किया। तो यहाँ पर एक नया नाम आया है, पाती परवन। तो ये एक प्राचीन परंपरा रही है, राजस्थान के राजपूतों से समझ लो, या फिर हिंदुस्तान के राजपूतों से संबंधित इस परंपरा को समझ लो। तो इस परंपरा के अनुसार जो राजपूत शासक होता था, जिसके ऊपर आक्रमण होता था, ये जो प्रमुख शासक होता था जो विदेशियों के खिलाफ या दुश्मन के खिलाफ लड़ाई लड़ता था, वो अन्य राजपूत शासकों को आह्वान करता था, बुलाता था, ताकि एक साथ लड़ कर के हम उन विदेशियों को यहाँ से बाहर भगा सके। इसलिए राणा सांगा को स्टार्ट करने से पहले ही मैंने फर्स्ट पॉइंट में रखा था कि राणा सांगा एकमात्र अंतिम हिंदू शासक थे जिसके नेतृत्व में लगभग सभी राजपूत शासकों ने मिलकर के और विदेशियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तो उसी परंपरा का नाम भी आपको याद रखना है, पाती परवन। कि कौन से राजपूत शासक या कौन से मेवाड़ शासक ने पाती परवन परंपरा को पुनः जीवित किया था? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा राणा सांगा। और किसके खिलाफ युद्ध करने के लिए इस परंपरा को पुनः जीवित किया था? तो मुगल बादशाह बाबर के खिलाफ युद्ध करने के लिए इस परंपरा को पुनः जीवित किया था। तो परंपरा का नाम आपको याद रखना, पाती परवन। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि इस युद्ध में सांगा के साथ महमूद लोदी, पृथ्वीराज कछवाहा जो आमेर से थे, राव गांगा जो मारवाड़ से थे, मेदिनी राय जो चंदेरी के शासक थे, अशोक परमार जो जगनेर के शासक थे भरतपुर, हसन खां मेवाती, कल्याणमल जो बीकानेर के शासक थे, अखैराज दूदा जो सिरोही से थे, भारमल जो ईडर से थे, झाला अज्जा जो सादड़ी से थे, उदय सिंह जो बागड़ से थे, और वीरम देव जो मेड़ता से थे, आदि शासकों ने युद्ध लड़ा। तो ऊपर वाले पॉइंट में हमने पढ़ा था पाती परवन परंपरा के अनुसार उन्होंने राजपूत शासकों का आह्वान किया, और इसी आह्वान का ये परिणाम निकला कि राजस्थान के जो प्रसिद्ध जो रियासतें थी उनके जो शासक थे वो राणा सांगा के साथ युद्ध लड़े। तो यहाँ पर इस पॉइंट में सारे जो प्रमुख जो राजपूत शासक थे जिन्होंने राणा सांगा के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी वो सारे मैंने यहाँ पर शामिल किए, क्योंकि कूट चयन वाले प्रश्न में ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि खानवा का युद्ध 1527 में होता है, उसी के साथ राणा सांगा की तरफ से निम्नलिखित व्यक्तियों ने युद्ध लड़ा। तो ऐसे जो तथ्यात्मक जो प्रश्न होंगे, कूट चयन वाले प्रश्न होंगे, वहाँ पर इस पॉइंट को आपको याद रखना है, ये काम आने वाला है। तो कौन कौन से शासक राणा सांगा की तरफ से युद्ध लड़ते हैं वो सारे मैंने इस पॉइंट में लिख दिए हैं। इस युद्ध में बाबर ने तुलुगमा पद्धति का प्रयोग किया है। तो बाबर ने कौन सी पद्धति से युद्ध लड़ा? तुलुगमा पद्धति से। तो ऊपर हमने देखा कि बाबर ने तोप का प्रयोग किया, दूसरे उसकी जीत का जो कारण रहा है वो रहा है तुलुगमा पद्धति। तो दोनों ये प्रमुख वजह रही हैं जिसी के वजह से राणा सांगा इतने शासकों के साथ लड़ने के बावजूद भी हार जाते हैं, क्योंकि राजपूत सेना के पास कोई एक अच्छी रणनीति भी नहीं थी, कोई अच्छी पद्धति भी नहीं थी, और तोप जैसे हथियार भी राजपूत सेना के पास नहीं थे।
इसी वजह से बाबर की सेना का सामना नहीं कर पाते हैं और इस युद्ध में राजपूत सेना की हार हो जाती है। सांगा के घायल होने पर झाला अज्जा ने सांगा का राज चिन्ह यानी मुकुट धारण करके युद्ध किया। तो इसी युद्ध में जो सांगा की तरफ से जो युद्ध लड़ रहे थे झाला अज्जा, वो दिखने में राणा सांगा की तरह ही थे। तो जब राणा सांगा इस युद्ध में घायल हो जाते हैं तो झाला अज्जा ने उनका मुकुट पहन के युद्ध किया, ताकि राजपूत सैनिकों को ये ना लगे कि जो राणा सांगा है वो युद्ध से चले गए और उनका जो उत्साह है कम ना हो जाए। दूसरी तरफ मुगल सैनिकों को भी ये ना लगे कि राणा सांगा घायल हो गया है, उनका जो हौसला वो और ज़्यादा बुलंद हो जाए। इन्हीं दो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए झाला अज्जा ने उनका मुकुट धारण करके और युद्ध किया था। तो ये नाम भी याद रखना है कि राणा सांगा के घायल होने पर किसने राज चिन्ह धारण किया था। तो ये पूछने वाले प्रश्नों में प्रमुख है झाला अज्जा ने। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि 30 जनवरी 1528 को कालपी नामक स्थान पर जहर देने के कारण सांगा की मृत्यु हो गई और अंतिम संस्कार कहाँ किया गया? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। तो इनको युद्ध से बचा करके कालपी नामक स्थान पर ले जाया गया, जहाँ पर इनका थोड़ा सा इलाज करने के बाद जब इनको होश आया तो ये वापस युद्ध की तरफ चलने के लिए अपने सहायकों को, अपने सैनिकों को कहते हैं जो इनको बचा कर लाते हैं। लेकिन जब ये देखते हैं कि ये वापस जाएंगे और वापस बहुत सारे सैनिक मारे जाएंगे, तो इन्हीं के नज़दीकी लोग जो इनको बचा कर लाए थे वो उनको जहर दे देते हैं और जहर की वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है। और वहाँ से ला कर के और मांडलगढ़ भीलवाड़ा इनको लाया जाता है, जहाँ पर इनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मांडलगढ़ में छतरी का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? अशोक परमार ने करवाया था। खानवा युद्ध के साथ ही भारत में मुगल वंश की नींव रखी गई। तो ऊपर हमने बताया था कि ये जो युद्ध है वो भारत के इतिहास में एक प्रमुख युद्ध के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसी युद्ध के बाद में मुगल वंश की जो नींव है वो मजबूती से भारत में जम जाती है। जो जड़ें हैं वो यहाँ पर जम जाती है, क्योंकि जो मुगल बादशाह बाबर देखता है कि मैंने अनेक राजपूत शासकों को हरा दिया है और यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं, यहाँ के जो सैनिकों की जो लड़ाई लड़ने की पद्धति है, सारे चीज़ों से वो वाकिफ़ हो जाता है, जानकारी उसको मिल जाती है और वो दिल्ली में एक स्थायी शासक के रूप में आकर के जम जाता है। नेक्स्ट हमारे शासक हैं 8वें नंबर के विक्रमादित्य। गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने 1534 में मेवाड़ पर आक्रमण किया था। उस समय मेवाड़ के शासक थे विक्रमादित्य। विक्रमादित्य की माता कर्मावती ने चित्तौड़ की रक्षा के लिए हुमायूं को राखी भेजी। तो बाबर का जो बेटा था हुमायूं और अकबर के पिता हुमायूं उस समय दिल्ली के शासक थे, और विक्रमादित्य पर जब आक्रमण हुआ गुजरात के बहादुर शाह जफर के द्वारा, तो उनकी जो माता थी कर्मावती ने वो हुमायूं को राखी भेजती है ताकि उनकी रक्षा कर सके। नेक्स्ट हमारे शासक हैं उदय सिंह, और इनके शासनकाल की हम बात करें तो इनका जो शासन रहा था वो 1540 से 1572 तक रहा था। राणा सांगा का ये 5वां पुत्र था, विक्रमादित्य का छोटा भाई था। तो ऊपर हमने पढ़ा था कि विक्रमादित्य का जो दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध रहा वो एक ही पॉइंट है कि इनकी माता ने गुजरात के शासक के खिलाफ सहायता मांगने के लिए हुमायूं को राखी भेजी थी। उसके बाद जो प्रमुख शासक आते हैं मेवाड़ के, जिनका दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध रहा था, वो था उदय सिंह। तो ये विक्रमादित्य के भाई थे और राणा सांगा के 5वें पुत्र थे। उदय सिंह के समय 1540 में हुमायूं को हराकर के शेरशाह सूरी ने उत्तर भारत में सूरी वंश की स्थापना करी थी। तो ऊपर देखते हैं कि बाबर के बाद उनका जो पुत्र था हुमायूं, वो दिल्ली सल्तनत का शासक बनता है, लेकिन हुमायूं उतना चालाक और उतना बलवान या फिर उतना शासन करने में चतुर नहीं था जितना कि बाबर था, और इसी के परिणाम स्वरूप शेरशाह सूरी उनको हरा करके और उत्तर भारत में सूरी वंश की स्थापना करता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि मुगल वंश के बीच में एक शासक और आते हैं शेरशाह सूरी। इनका भी इतिहास में प्रमुख स्थान रहा है, और जब हमने 1857 की उससे पहले भी हमने जब इतिहास पढ़ा है भारत का, तो वहाँ पर जो प्रमुख शासकों के रूप में मुगल काल हमने पढ़ा था कि मुगल कालीन स्थापत्य कला, मुगल कालीन चित्रकला, मुगल कालीन विज्ञान, उसमें भी हमने शेरशाह सूरी के बारे में भी पढ़ा था। तो वहाँ से भी आपको इस नाम से आप परिचित होंगे। तो यहाँ से आपको यही चीज़ याद रखनी है कि उदय सिंह के समय 1540 में हुमायूं को हरा करके कौन दिल्ली का शासक बना? तो हमें याद रखना है शेरशाह सूरी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है
कि 1543-44 में शेरशाह सूरी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और आक्रमण से पूर्व ही उदय सिंह ने अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो आप देख सकते हैं मेवाड़ के इतने निर्बल शासक हुए हैं ये कि युद्ध से पूर्व ही उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। तो 1543-44 में मेवाड़ पर आक्रमण किसने किया था? शेरशाह सूरी ने। या फिर दूसरा प्रश्न यहाँ से बनता है कि उदय सिंह ने कौन से दिल्ली के शासक के खिलाफ आक्रमण से पूर्व ही अधीनता स्वीकार कर ली थी? तो भी हमें याद रखना है शेरशाह सूरी। यहाँ पर एक नोट भी आपको याद रखना है कि मेवाड़ का पहला शासक जिसने अफगान अधीनता स्वीकार करी वो भी कौन है? उदय सिंह। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेवाड़ के पहले शासक, एकमात्र पहले शासक ऐसे कौन थे जिन्होंने अफगान अधीनता स्वीकार की? तो सबसे पहले अफगान अधीनता किसने स्वीकार की? उदय सिंह ने। ऊपर हमने देख ही लिया कि 1543-44 में शेरशाह सूरी आक्रमण करते हैं और आक्रमण से पूर्व ही उनके अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं। उदय सिंह ने नागौर के किलेदार जयमल राठौड़ और मालवा के शासक बाज बहादुर को शरण दी थी और दोनों अकबर के विरोधी थे। तो शेरशाह सूरी के बाद में हुमायूं के बेटे अकबर दिल्ली के शासक बनते हैं और इनके दो विरोधी थे। एक थे नागौर के किलेदार जयमल और दूसरे थे मालवा के शासक बाज बहादुर। और मुगल बादशाह अकबर ने इनके पास मैसेज भिजवाया कि इन दोनों को आप छोड़ करके मेरे पास भिजवा दीजिए, लेकिन उदय सिंह इस बात से राजी नहीं होते, उनको छोड़ते नहीं हैं और इसी से अकबर इनसे नाराज़ हो जाते हैं। तो दोनों नाम आपको याद रखना है कि कौन से अकबर के दो विरोधियों को उदय सिंह ने शरण दी थी, एक तो जयमल और एक बाज बहादुर ने। 23 अक्टूबर 1567 को अकबर ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग को घेर लिया। तो जब ये इनको नहीं देते हैं दोनों ही व्यक्तियों को, तो अकबर नाराज होकर के और चित्तौड़गढ़ किले का घेराव कर लेते हैं 23 अक्टूबर 1567 को। उदय सिंह चित्तौड़गढ़ का कार्यभार जयमल राठौड़ और फत्ता राठौड़ को सौंप करके गोगुंदा की पहाड़ियों में चले जाते हैं। तो बहुत ही प्रमुख ये पॉइंट है कि जब चित्तौड़गढ़ दुर्ग को अकबर घेर लेता है तो उदय सिंह ने चित्तौड़ किले का राज्यभार किन को सौंपा था? तो दोनों नाम आपको याद रखना है, जयमल राठौड़ और फत्ता राठौड़ को किले का कार्यभार सौंप करके। और तीसरा पॉइंट कहाँ चले गए थे? तो ये गोगुंदा चले गए थे। नेक्स्ट पॉइंट है, उदय सिंह का पुत्र शक्ति सिंह अकबर की शरण में चला जाता है और उदय सिंह से नाराज होकर के, और उदय सिंह का एक पुत्र था शक्ति सिंह, ये अकबर की शरण में चला जाता है, यानी अकबर की तरफ हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, 24 फरवरी 1568 में राजपूत सेना और मुगल सेना के बीच में युद्ध होता है। तो ये युद्ध कब होता है? उदय सिंह और अकबर के बीच युद्ध होता है 24 फरवरी 1568 को। युद्ध में जयमल राठौड़, फत्ता राठौड़ और कल्ला राठौड़ वीर गति को प्राप्त हुए हैं। तो उदय सिंह की तरफ से 3 व्यक्ति यहाँ पर इस युद्ध में शामिल होते हैं, एक तो जयमल राठौड़, एक फत्ता राठौड़ और एक कल्ला राठौड़। क्योंकि उदय सिंह तो किले का राज्यभार सौंप करके इन व्यक्तियों को और गोगुंदा चले गए थे और युद्ध सिर्फ इन 3 लोगों के नेतृत्व में लड़ा गया था। तीनों नाम आपको याद रखना है कि अकबर के खिलाफ उदय सिंह के तरफ से किसके नेतृत्व में युद्ध लड़ा गया था? जयमल राठौड़, फत्ता राठौड़, कल्ला राठौड़, और तीनों ही इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हैं। 25 फरवरी 1568 को फत्ता राठौड़ की पत्नी, जिनका नाम फूल कंवर था, इनके नेतृत्व में 7000 राजपूत महिलाओं ने जौहर किया था और यह चित्तौड़ का तीसरा व अंतिम साका था। तो यहाँ पर की जगह आपको का करना है। और इसी तरह से आप देखते हैं कि मैंने पिछले पार्ट में आपको बताया था कि साका किसे कहते हैं, कि जब पुरुष युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं उसे हम केसरिया कहते हैं, और उनके बाद में जो राजपूत महिलाएं होती हैं वो जौहर करती हैं। जैसे अग्नि में यदि वो जौहर करती है उसको अग्नि जौहर कहते हैं, जल में त्याग करके अपने प्राण देते उसको जल जौहर कहते हैं। तो केसरिया और जौहर को मिला करके हम साका कहते हैं। तो यहाँ से यही प्रश्न बनता है कि चित्तौड़ का तीसरा जो साका है वो किसके समय हुआ था? तो उदय सिंह के समय ये तीसरा साका हुआ था 25 फरवरी 1568 में। और इसमें जो राजपूत महिलाओं ने जो जौहर किया था वो किसके नेतृत्व में किया था? तो फत्ता राठौड़ की पत्नी फूल कंवर के नेतृत्व में 7000 राजपूत महिलाओं ने जौहर किया था। और इसको चित्तौड़ का कौन सा साका कहा जाता है? तीसरा साका, और ये अंतिम साका भी था चित्तौड़ का।
अकबर ने जयमल और फत्ता की वीरता से प्रभावित होकर के हाथी पर विराजित इनकी जो मूर्तियां हैं, दोनों ही वीरों की, दोनों ही सैनिकों की, वो आगरा के किले पर लगवाई थी। तो इनके युद्ध में इनकी वीरता को देख करके प्रभावित हो जाते हैं और जयमल राठौड़ और फत्ता राठौड़ की हाथी पर विराजित मूर्तियां बनवाते हैं शानदार, और आगरा के किले पर इन दोनों मूर्तियों को लगवाते हैं। दिल्ली वापस लौटते समय उदय सिंह की जो सेना है, अकबर की सेना के मध्य पिंडोली का युद्ध होता है। तो ऊपर हमने देखा था कि उदय सिंह जो है वो किले का राज्यभार फत्ता राठौड़ और जयमल राठौड़ को सौंप करके गोगुंदा चले जाते हैं। तो जब अकबर की सेना वापस लौट रही थी तो उदय सिंह की सेना इस पर आक्रमण करती है, और कौन से स्थान पर करती है? पिंडोली नामक स्थान पर। दोनों के बीच युद्ध होता है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट आज के वीडियो का कि 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि उदय सिंह ने अफगान शासकों की अधीनता भी स्वीकार करी थी और साथ में युद्ध के लिए भी ये तैयार हुए थे, क्योंकि इनके दो विरोधियों की उन्होंने शरण भी दी थी। तो यही चीज़ें हमें याद रखनी है कि मेवाड़ का दिल्ली सल्तनत के साथ क्या संबंध रहा है। तो उन्हीं पॉइंटों को मैंने वीडियो में शामिल किया है जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, और इसका लास्ट पॉइंट है जिसमें हम केवल महाराणा प्रताप और उसके बाद के जो शासक हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं कि वीडियो का जो कंटेंट वो आपको कैसा लगता है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।